नमस्ते दोस्तों। उस रात जब मेरी माँ ने रात के अंधेरे में अचानक मेरा दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी सांसें थम गई। मैं घबराकर उस इंसान की बाहों से अलग हुई जिसे पूरा घर मेरा भैया मानता है, और जल्दी से उसे अपने कमरे के पर्दे के पीछे छुपा दिया। माँ बस एक सवाल पूछने आई थी, लेकिन मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा सब पोल खुल जाएगी। यही है हमारी कहानी। दिन में भाई, रात में पति, एक ऐसा राजा जिसे सिर्फ चांद, तारे और हमारी बेताब दिल की धड़कनें जानती हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल उस पल से जब यह सिलसिला शुरू हुआ। मेरा नाम नैना है और मैं लखनऊ की एक गली में बसे एक मध्यम वर्गीय घर की बड़ी बेटी हूँ। घर में माँ पिताजी के अलावा मेरी छोटी बहन रोशनी है। हमारा घर थोड़ा पुराने जमाने का मगर बहुत खुशनुमा है। बड़ी सी छत, आंगन में तुलसी का पौधा और हर वक्त चाय की सौदी खुशबू। मेरी जिंदगी बिल्कुल सादगी से कट रही थी, बस कॉलेज, घर और रसोई के छोटे छोटे काम। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब पिताजी अपने बचपन के दोस्त के बेटे रोहन को अपने साथ लेकर आए। रोहन इलाहाबाद से सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लखनऊ आया था। पिताजी ने कहा, यह रोहन है, अब यही रहेगा, इसे अपने भाई जैसा ही समझना। माँ ने भी हाथ जोड़कर कहा कि मेहमान को कोई तकलीफ ना हो। पहली नजर में ही रोहन वैसा ही लगा जैसी उम्मीद थी। लंबा कद, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी, आंखों पर चश्मा और हर वक्त किताबों में डूबा रहने वाला एक सीधा साधा लड़का। मैंने बिना किसी हिचक के उसे रोहन भैया कह दिया। शुरू के दिनों में सब कुछ सामान्य था। रोहन बस अपनी पढ़ाई से मतलब रखता। सुबह जल्दी उठकर छत पर अखबार पढ़ता और शाम को अपने कमरे की लाइट देर रात तक जलती रहती। मैं कभी कभी ही उसे चाय देने जाती तो वह सिर उठाकर एक मीठी सी मुस्कान बिखेर देता और धीमी आवाज में कहता, शुक्रिया नैना। बस इतनी सी बात पर मेरे दिल में एक अजीब सी गुदगुदी होती जिसे मैं बार बार नजरअंदाज करने की कोशिश करती। मुझे लगता कि वह तो भैया है, ऐसा सोचना भी पाप है, लेकिन दिल तो दिल है, वह कहाँ मानता है। धीरे धीरे उसकी आदतें मुझे अपनी ओर खींचने लगीं। बारिश के एक दिन जब वह भीगता हुआ घर लौटा और उसकी सफेद शर्ट उसके तंदुरुस्त शरीर से चिपक गई थी, तो मैंने अपनी नजरें चुरा लीं। लेकिन एक पल के लिए जो सेहरन दौड़ी वह पहला इशारा थी। फिर एक दिन मैंने देखा कि वह आंगन में तुलसी को पानी दे रहा है और उसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं, तो मेरे हाथ अपने आप एक गिलास पानी लाने को हुए। उस वक्त मेरी माँ वहीं बैठी थी, तो मैंने मुस्कुराकर कहा, भैया ठंडा पानी लीजिए। उसने आंखें उठाकर ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, काश तुम मुझे भैया ना कहो। उस नज़र ने मेरी रूह हिला दी। रात को जब सब सो जाते, मैं अक्सर करवटें बदलते हुए उसके बारे में सोचती। मेरा कमरा उसके कमरे के ठीक बगल में था और दीवार पतली थी। कभी कभी मुझे उसकी किताबों के पन्ने पलटने की आवाज़ें सुनाई देती और मैं इंतज़ार करती कि काश कोई बहाना मिल जाए और हम बात कर सकें। फिर गला साफ करने की आवाज़। एक रात वह हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जून की एक गर्म रात थी जब अचानक मौसम ने करवट ली। जोरदार आंधी, बिजली की चमक और फिर पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। सब अपने अपने कमरों में चले गए। मुझे गर्मी और बेचैनी से नींद नहीं आ रही थी, तो मैं ऊपर छत पर चली गई। बारिश की बूंदाबंदी हो रही थी और हवा में मिट्टी की सौदी खुशबू खुल चुकी थी। जब मैं छत पर पहुंची तो देखा कि रोहन वहां बैठा आसमान को देख रहा था। अंधेरे में उसकी आंखों की सफेदी चमक रही थी। मेरा दिल बैठ गया, लेकिन एक अजीब सी खिंचाव ने मुझे उसकी तरफ बढ़ने पर मजबूर कर दिया। तुम भी सो नहीं पाई? उसने मेरे कदमों की आहट सुनते ही बिना मुड़े पूछा। गर्मी से नींद नहीं आ रही, मैंने सहमते हुए जवाब दिया और पास रखी एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गई। बातों की शुरुआत हुई तो बस होती ही गई। पहले पढ़ाई, फिर शहर, फिर ख्वाबों की दुनिया। न जाने कैसे उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरी उंगलियां धीरे से थाम लीं। बिजली की एक कौद हुई और मैंने उसकी आंखों में वह देखा जिसे हमेशा महसूस करने से डरती थी। एक बेताब चाहत। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सांस घुटती हुई महसूस की और बुदबुदाई, भैया आप। उसने मेरी ठुड़ी को अपनी उंगलियों से पकड़कर मेरा चेहरा ऊपर उठाया और बहुत पास आकर धीमी भर्राई हुई आवाज में कहा, मुझे अब भैया मत बुलाओ नैना, सुनते सुनते मर जाऊंगा। समझ लो कि आज के बाद मैं तुम्हारा भाई नहीं रहा। और फिर उसने मेरे माथे पर इतने प्यार से गीले होंठ रखे कि मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं। उस पूरे एक पल में ना मजहब था, ना दुनिया, बस एक लड़की थी और एक लड़का। पहली बार हमने एक दूसरे को दिल की नजरों से देखा और अपना मान लिया। उसके बाद बिजली लौट आई, लेकिन हमारे
दिलों में जो करंट दौड़ चुका था वह कभी बंद नहीं हुआ। उस रात के बाद हमारी जिंदगी दोहरे चेहरों में बट गई। दिन ढलते ही जब घर वालों की गहरी सांसों की आवाजें आने लगती तो या तो मैं चुपके से उसके कमरे में चली जाती या फिर वह छत के पीछे वाले हिस्से में इंतजार करता। वहां तारों की छांव में हम घंटों बैठे रहते, कभी बातें, कभी बस हाथों में उलझी हुई उंगलियां और कभी ऐसी खामोशी जो 1000 अल्फाज बोल जाती। उसकी बाहों में सिमट जाना जन्नत के बराबर लगता और हर हल्की सी छुअन दिल में बिजलियां कौंधा देती। हमारे इश्क को बस रात का अंधेरा और बरगद के पत्तों की सरसराहट देखती थी, लेकिन सुबह का सूरज निकलते ही हम दोबारा भाई बहन बन जाते। जैसे ही माँ की आवाज आती, नैना भैया को नाश्ता दे दे, तो मैं तपाक से जवाब देती और नाश्ते की थाली लेकर उसके आगे रख देती सबके सामने। मेरी आवाज में बिल्कुल यही आदर भरा लहजा होता जो एक बहन का होता है। लेकिन उन लम्हों में हमारी नजरें एक दूसरे से टकराती और मैं उसकी आंखों में वह रातों की चमक पहचान लेती जो सिर्फ मेरे लिए थी। कभी कभी वह सबके सामने मुझे पानी लाने को कहता और जब मैं गिलास पकड़ाती तो बड़ी शैतानी से मेरी हथेली पर उंगली फेर देता। मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती और चेहरा लाल हो जाता, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर कहती, भैया ध्यान से पीजिए, यही दोहरी जिंदगी हमारा नसीब बन चुकी थी। लेकिन वक्त के साथ डर भी बढ़ने लगा। पहली खतरे की घंटी तब बजी जब एक दोपहर मेरी छोटी बहन रोशनी ने मेरे चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, दीदी आजकल तुम रात को देर तक कहाँ रहती हो? मैंने कई बार देखा है तुम बिना चप्पल के छत की तरफ जाती हो। मेरी उड़ती हुई नींद अचानक चौकन्नी हो गई। मैंने मन ही मन 1000 दुआएं पढ़ी और हंसकर बहाना बना दिया कि हवा खाने जाती हूं। रोशनी ने कोई और सवाल नहीं किया, मगर मुझे लगा कि अब मामला हाथ से निकल सकता है। उसी रात रोहन से कहा, बहुत खतरा हो गया है, थोड़ा ध्यान रखना होगा। उसने बस मुझे कसकर भी लिया और कहा, घबराओ मत, मैं हूं ना। कुछ दिन तो हमने संभल कर दूरी बनाई, मगर इश्क पर पाबंदी लगने से आग और भड़कती है। कभी रसोई में काम करते वक्त अचानक पीछे से आकर मेरी कमर पर हल्का सा हाथ फेर देना, कभी घर के गलियारे में सबके सामने से गुजरते हुए बस एक पर्ची पकड़ा देना जिस पर लिखा होता, रात 2 बजे छत के बाएं कोने पर। इन छोटी छोटी बातों ने हर रोज की बेचैनी को और तेज कर दिया था। फिर वह दिन आया जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। रक्षाबंधन मेरी माँ नहाते धोते वक्त बोली, नैना आज रोहन भैया को खूब अच्छी राखी बांधना, मिठाई अपने हाथ से खिलाना। अब तो वह बिल्कुल अपने भाई जैसा ही है। माँ की यह बात सुनकर मेरी छाती फटने लगी। मैं सोचती रह गई, जिसे माँ भाई का दर्जा दे रही है उसी के साथ रातों में मेरी दुनिया बसती है। फिर भी हालात के आगे मजबूरी थी पूजा का थाल लेकर। शाम के वक्त मैंने कांपते हाथों से रोहन की कलाई पर रेशम की राखी बांध दी, उसके माथे पर हल्दी और रोली का तिलक लगाया और फिर माँ की हिदायत पर मिठाई उसके मुंह में रखी। पूरा परिवार जब तालियां आ बजा रहा था और हैप्पी रक्षाबंधन कह रहा था, मेरी आंखें छलछला आई थीं। रोहन ने सबके सामने मुझे दिल खोलकर गले लगाया और जोर से बोला, हमेशा खुश रहना मेरी बहन। फिर गले लगाते समय उसने मेरे कान में फुसफुसाकर इतनी बारीक आवाज में कहा कि बस मैं ही सुन पाई, रात तक रुक जाऊं, फिर बताता हूं तुम्हारा भाई कौन है। उस पल अंदर का सारा माहौल मिश्रित हो गया, अपमान, इश्क, बेचैनी और एक अजीब सी खुशी। रात को सब सो गए। मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर छत पर पहुंची। रोहन पहले से खड़ा था। मेरी आंखों में बचा खुचा गम देखकर उसने झट अपना हाथ बढ़ाकर मेरे गालों पर आंसू पोंछ दिए। उसने कहा, ये राखी सिर्फ दुनिया के लिए है, लेकिन मेरी नब्ज में तुम्हारा नाम बसता है। नैना, तुम मेरी सांस हो। उसके अल्फाज सुनकर मेरे होंठ कांपने लगे। उसके बाद उसने मेरी राखी वाली कलाई को चूमा और दूसरे हाथ से मेरी उंगली में बिना अंगूठी के कसम भर दी, जल्द ही यहां एक असली जोड़ा होगा, मेरी बीवी होगी तुम। उस वादे ने मेरी सारी बेबसी झायल कर दी। उस रात हमारे मिलन में एक नई तासीर थी, जैसे कोई हक मिल गया हो। हमने एक दूसरे को जी भर के सीने से लगाया और एक लंबी खामोशी में जिंदगी बरसात रहने की कसमें खाई। मगर खुशियों की रातों पर ग्रहण लगना तय था। एक बार रात के करीब 3:30 बजे हम छत के एक कोने में इतने खो गए थे कि वक्त का होश ही नहीं रहा। अचानक नीचे से पिताजी की खंखारने की आवाज सुनाई दी और फिर बिजली की टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर पड़ती दिखी। कौन है यहाँ? उनकी भारी आवाज ने मुझे पत्थर बना दिया। रोहन ने फौरन मुझे पीछे की दीवार के नुक्कड़ में सरकाया दिया और खुद दबे पांव आगे बढ़कर बढ़ी। मासूमियत से बोला, अंकल मैं हूं रोहन। नींद नहीं आ रही थी, थोड़ी हवा खा रहा था। पिताजी ने थोड़ी देर शक भरी नजरों से उसे देखा, फिर इधर उधर निगाह डाली और कुर्राते हुए बोले,
रात का वक्त है, अपने कमरे में जाओ। मैं दीवार से चिपकी सांस रोके खड़ी रही, जैसे तैसे मौत का वह सामान टला। लेकिन उस घटना ने हमें अंदर तक हिला दिया। उस रात बाद में हमने तय किया कि अब इस तरह रोज जोखिम नहीं उठा सकते। रोहन की परीक्षा में 2 महीने बचे थे। उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, बस थोड़ा और सब्र कर लो। नैना, परीक्षा खत्म होते ही मैं अपने घर जाकर बात करूंगा और फिर तुम्हारे पिताजी के सामने खड़ा होकर हक से तुम्हारे हाथ मांगूंगा। भाई का नाटक खत्म होगा। उसकी बातों में इतनी ताकत थी कि मैंने हर डर को दिल से निकाल दिया। हमने तय किया कि तब तक रोज का मिलना सिर्फ नजरों और छोटी मोटी बातों तक सीमित होगा। अगले दिन से हमने सचमुच एक दूसरे से दिन में भाई बहन जैसा ही व्यवहार किया। हालांकि हर रात हमारी बेचैन धड़कनें यही सुनती रहती कि दूसरी तरफ का इंसान भी तो जाग रहा है। अब दिन का नजारा कुछ यूं होता। मैं सुबह चाय की ट्रे लेकर उसके कमरे का दरवाजा खटखटाती और पूछती, भैया चाय। अंदर जाकर बस 2 मिनट के लिए हाथ एक दूसरे के गालों को छू लेते और हमारी आंख